वेलकम टू आवर चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। यहाँ हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जो लेटेस्ट जजमेंट होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट्स के बारे में अपडेट्स रहना चाहते हैं और आपको रेगुलर टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए, तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग इस पर डेली अपडेट्स लाने का ट्राई करते हैं। तो बेसिकली आज का जो मैटर है वो 138 NI एक्ट से रिलेटेड है। तो कई बार क्या होता है कि जब 138 NI एक्ट के मैटर आते हैं तो उसमें सबसे पहले प्रिजम्पशन मान लिया जाता है कि हाँ ये चेक एक लिएबिलिटी के लिए ही दिया होगा अनटिल अनलेस जो एक्यूज्ड होता है वो एविडेंस देके उसको ये रिप्रेजेंट कर दे कि ये क्रिमिनल ये जो लिएबिलिटी थी उसके ऊपर फाइनेंशियल उसके लिए नहीं था। तो जो आज का जजमेंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें कैसा होता है कि एक चिट फंड कंपनी होती है जिसका एक सब्सक्राइबर होता है, वो लोन के अमाउंट में चिट फंड कंपनी से लोन लेता है और वापस उसके डिस्चार्ज के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो क्या करता है एक चेक उसको चिट फंड कंपनी को देता है। तो इसमें कैसा रहता है कि जो चिट फंड कंपनी होती है वो श्री सुजीज बेनिफिट फंड्स लिमिटेड होती है। एक चिट फंड कंपनी होती है जो लोन पे मनी प्रोवाइड करवाती है प्लस पैसा कलेक्ट करती है। तो जो रिस्पॉन्डेंट होता है एम जगन्नाथ, वो एक बोरोवर होता है। वो टोटल जो लोन अमाउंट होता है वो 21,09,000 का लेता है, जो कि एक्यूमुलेटेड होता है सेवरल ईयर से। तो ये जो पेमेंट टर्म्स होता है वो पार्ट में पेमेंट्स होता है, उसने पार्ट में पेमेंट लिया होता है। अब उसके डिस्चार्ज के लिए वो क्या करता है 19 लाख का एक चेक दे देता है, पार्शियल डिस्चार्ज जो भी डेप्थ होती है उसके लिए। अब ये क्या करता है, जब चेक का डेट आता है, चेक सबमिट करते हैं फंड वाले, तो वो चेक डिसऑनर हो जाता है। तो चेक डिसऑनर किसके हिसाब से होता है, वो हिसाब से होता है अकाउंट क्लोज के हिसाब से। जो मार्क आता है वो अकाउंट क्लोज के हिसाब से आता है। अब इसमें क्या होता है, जब ट्रायल कोर्ट या लोअर कोर्ट होती है वो तो 138 एक्ट में उसको जो बोरोवर है उसको कन्विक्टेड मानती है, साथ में उसको सजा देती है 1 ईयर का, कि 1 ईयर सिंपल इम्प्रिजनमेंट और 38 लाख रुपीज़, जो कि 1.5% है, 1.5 टाइम्स है जो अमाउंट का है। अब इससे एग्रीड होके जो एक्यूज होता है वो पहुंचता है अपीलेंट कोर्ट। अपीलेंट कोर्ट के अंदर क्या डिसीजन होता है कि एक तो वो रेस्पोंडेंट को एक्यूटल कर देते हैं। अब किस बेसिस पे करते हैं, वो करते हैं इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे। तो जो इंटरेस्ट रेट और पेमेंट टर्म रीपेमेंट टर्म्स होती है, तो इसमें ये लोग 391 CRPC में एप्लीकेशन लगाते हैं और ये बोलते हैं कि अब एक्स्ट्रा एविडेंस जो है वो हम लोगों को सबमिट करना है, तो अपीलेंट कोर्ट उसके लिए परमिशन देता है। अब उसके अंदर ये लोग एक तो सबमिट करते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो 1.8% से 3% लिया गया है। तो इन केस ऑफ अगर वो टाइम पे पेमेंट करता है तो 1.8% पर मंथ, और नहीं तो 3% पर मंथ के हिसाब से लिया जाएगा। अब तमिलनाडु के अंदर क्या है, ये मैटर है तमिलनाडु का। तमिलनाडु के अंदर कैसा है कि जो भी केस है तमिलनाडु के अंदर, तो वहाँ तमिलनाडु एक्ट है जिसके अंदर आप सिर्फ 12% एनुअल के हिसाब से ही लोन ले सकते हो। अब इस केस में कैसा होता है कि चूंकि 1.8% या 3% इंटरेस्ट रेट लिया गया है, तो ये उस इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट किया जाता है कि चूंकि ये इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है इसीलिए ये एक फाइनेंशियल लिएबिलिटी नहीं, ये एक लीगल लिएबिलिटी नहीं है और ये अगेंस्ट द लॉ है। अब इस सेम डिसीजन को हाई कोर्ट जो होता है, अब उसको एक्विटल कर देता है रिस्पोंडेंट को। अब सेम डिसीजन क्या होता है, हाई कोर्ट भी अपेल कर देता है एक्विटल के अंदर। सो इससे एग्रीड होकर क्या होता है कि जो एक्यूज्ड होता है वो पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने जो रिस्पोंडेंट होता है, सॉरी एक्विटल तो क्या, जो अपना अपीलेंट होता है वो पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेता है कि जो 1.8% या 3% पर मंथ का जो इंटरेस्ट रेट है वो मैटर नहीं करता। 130 रन एक्ट में क्या मैटर करता है कि अगर आपने एक चेक दिया है, राइट, और चेक देने के बाद आपने चेक दिया है, अमाउंट भर के चेक दिया है, तो चेक देने के बाद क्या होगा कि इट्स क्रिएट अ प्रिजम्पशन की वो चेक जो दिया होगा वो लायबिलिटी को क्लियर करने के लिए ही दिया होगा। अब यहाँ पे कैसा है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसके बारे में डिस्कशन नहीं होके जो मेनली डिस्कशन होना चाहिए कि लायबिलिटी थी या नहीं थी। तो उसमें क्या होता है कि जब वो अपीलेंट कोर्ट के पास जाता है तो वहाँ पे मान लेता है कि उसने रीपेमेंट किया है, चूंकि लोन का अमाउंट दिया है, तो वहाँ पे क्या होता है कि लोन तो था, मतलब लीगल लिएबिलिटी तो थी। तो यहाँ पे कैसा है कि एग्जिस्टेंस है अगर लीगल इन्फॉर्मेशन डेप्ट का, तो 138 NI एक्ट लगेगा। और लोअर कोर्ट को बोलता है कि आप फोकस इंटरेस्ट रेट पे ज़्यादा करने से अच्छा है कि क्या ओवरऑल लिएबिलिटी बाकी थी या नहीं थी, उस पर आप लोगों को फोकस करना चाहिए था।
लास्ट में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि ट्रायल कोर्ट के जो ऑर्डर होता है उसको थोड़ा सा करेक्ट करता है। उसमें क्या होता है, एफिडेविट में जो एक्यूज होता है उसने ये बताया होता है कि उसकी एज 86 ईयर के अराउंड है, तो उसको थोड़ा सा पनिशमेंट के लिए बेनिफिट मिलना चाहिए। तो पनिशमेंट नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है, पर सुप्रीम कोर्ट उसमें कहता है कि आपको 28,50,000 जो है वो 8 मंथ के अंदर अंदर डिपॉजिट करना है। अगर आप 20 अगर आप ये अमाउंट पे करने के लिए फेल हो जाते हो तो आपको फिर जो 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपको ये अमाउंट 8 मंथ के अंदर आपको पे करना पड़ेगा। अगर ये पे नहीं करते उस स्पेसिफिक टाइम के लिए तो आपको सेंटेंस होगी। अब इम्प्लीकेशंस कैसा है कि अगर फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है तो वो एनआई एक्ट के अंदर आएंगे, 138 एनआई एक्ट के अंदर आएंगे। अगर लीगल लिएबिलिटी है, राइट, और बाकी तो फाइनेंशियल जो ऑब्लिगेशंस है, लीगल रिकर्शंस ऑफ डिफॉल्टिंग है, वो तो आएंगी। और जो लीगल लिएबिलिटी है चेक डिसऑनर केस में, वो चेक करना ज़्यादा ज़रूरी है कंपेयर टू दूसरे पॉइंट्स को फोकस करने के अलावा। और अगर आपने कुछ भी फाइनेंशियल कमिटमेंट किए तो वो आपको पूरे करने ही पड़ेंगे। तो जो भी फाइनेंशियल डिसिप्लिन है उसको अपहोल्डिंग किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।